नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 4 अगस्त के करंट अफेयर। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की परीक्षा बहुत ही निकट आ गई है, 20 अगस्त को परीक्षा होनी है। तो इसके लिए पिछले 8 महीने का जो करंट अफेयर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पिछले 8 महीने का जो करंट अफेयर है उसके लिए एक कंबाइंड पीडीएफ, जिसमें हमने दिसंबर 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक के संपूर्ण करंट अफेयर को शामिल कर दिया है। तो ये पीडीएफ आपके लिए बहुत ही गुणकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है और इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड जरूर करना चाहिए। और इस पर अभी फिलहाल भारी छूट मिल रही है, लगभग 100 रुपये की छूट आपको मिल रही है। इसको डाउनलोड करने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर बाकी की जानकारी भी आपको मिल जाएगी। अगर इसको डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आपको आ रही है तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अब आज यानी कि 4 अगस्त के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में लॉन्च किए गए दुनिया के पहले वाणिज्यिक उपग्रह का नाम क्या है? अब देखो, ये दुनिया का पहला वाणिज्यिक उपग्रह है तो इसका नाम आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। अभी देखो, जो ट्रेंड बदल रहा है उसमें आपने देखा होगा कि 1 अगस्त को यूपीपीएससी ने जो परीक्षा करवाई थी, यूपीपीएससी की कृषि सेवा की प्रारंभिक परीक्षा जो हुई थी अभी 1 अगस्त को, उसमें हमने देखा कि जो सैटेलाइट्स के नाम है वो भी पूछे गए हैं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि चीन के पहले मार्स रोवर का नाम क्या है? अभी ये प्रश्न 1 अगस्त के क्वेश्चन पेपर में आया था। तो ऐसे प्रश्न अब आपको ध्यान में रखने होंगे क्योंकि यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी का पैटर्न नियर अबाउट सेम ही रहता है। हाँ, इतना जरूर होता है कि यूपी ट्रिपल एससी के जो प्रश्न होते हैं वो थोड़े से सरल होते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि यूपीपीएससी का पैटर्न ये है और यूपी ट्रिपल एससी का पैटर्न ये है तो ये क्वेश्चन इसमें आएगा और ये क्वेश्चन इसमें आएगा। ऐसे प्रश्नों को तो ध्यान में आपको रखना ही होगा, चाहे आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी की। तो देखो, ये प्रश्न पूछा गया था कि चीन के पहले मार्स रोवर का नाम क्या है, जिसका आंसर क्या था? जी हाँ, ऑप्शन डी यानी कि जहां रोंग। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी है जो कि आपको याद रखना है कि हाल ही में लॉन्च किए गए दुनिया के पहले वाणिज्यिक उपग्रह का नाम क्या है? तो इसका नाम है यूटेलसैट क्वांटम, ऑप्शन ए। अब एग्जाम में यह प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि दुनिया के पहले वाणिज्यिक उपग्रह यूटेलसैट क्वांटम को अंतरिक्ष में किसने भेजा है? तो अगर एग्जाम में ये आ गया तब तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, इसको भेजा गया है यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। तो ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यूटेलसैट क्वांटम ये दुनिया का पहला कमर्शियल और पूरी तरह से पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह है, यानी कि इसका जो सॉफ्टवेयर है उसे इस प्रकार से बनाया गया है कि उसे जब चाहे आप थोड़ा सा चेंज उसमें ला सकते हैं। और इसे जो है फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया है और यह दुनिया का पहला वाणिज्यिक सैटेलाइट है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया आपका। तो सही आंसर इसका क्या रहा? ऑप्शन ए रहा। आगे बढ़ते हैं। ये बताओ कि हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? फ्रेंड्स, अब तक 2021 में कुल कितने ग्रैंड प्रिक्स हो गए हैं? 11 हो गए हैं। तो ये 11 कौन कौन से हैं? देखो, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स लेकर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो कुल 11 हो गए हैं। 11 के बारे में मैं पढ़ूंगा अभी थोड़ा सा आगे, लेकिन सबसे पहले आंसर कर लेते हैं कि हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है। तो ये खिताब जीता है किसने? देखो, अभी तक जो 11 ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं, ठीक है, याद रखना, तो उसमें हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स एक और दूसरा कौन सा हो गया? अजरबैजान वाला। सिर्फ यही 2 ग्रैंड प्रिक्स ऐसे हैं जिसे 2 अन्य खिलाड़ियों ने जीता है। बाकी के जो ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं कितने हो गए? 9। तो ये 9 जो ग्रैंड प्रिक्स रहे हैं या तो लुइस हैमिल्टन ने जीते हैं या फिर मैक्स वर्स्टेप्पन ने जीते हैं। फिलहाल बात यहाँ पर हो रही है हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 के बारे में। तो इसको जीता है स्टेबैन ओकान ने, ठीक है। और स्टेबैन ओकान ये कहाँ के हैं? तो ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं। देखो, मैंने अभी आपसे बताया कि पैटर्न बदल रहा है। अभी जो परीक्षा हुई थी यूपीपीएससी की 1 अगस्त को, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि फ्रेंच ओपन 2021 जो हुआ था उसमें फाइनल मैच खेलने वाले जो दोनों खिलाड़ी थे वो किस देश के थे? तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। पहले पूछा जाता था कि विजेता कौन रहा, उपविजेता कौन रहा, लेकिन अब देश का नाम भी आपको याद रखना होगा। तो स्टेबैन ओकान ये देखो कहाँ के हैं? ये फ्रांस के निवासी हैं, ये भी याद रखना। और ये जो है अल्पाइन ओकाल्ट के रेसर हैं, ठीक है। और मैंने आपसे अभी कहा ना कि 1 अगस्त को जो प्रश्न पूछा गया था वो किस प्रकार से था? तो प्रश्न ये था कि नोवाक जोकोविच और स्टेफेनास सित्सिपास फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का फाइनल खेलने वाले दोनों खिलाड़ी क्रमशः किस देश के हैं? यही क्वेश्चन पूछा गया था अभी हाल ही में 1 अगस्त को ही परीक्षा में, कृषि सहायक की परीक्षा थी, ठीक है। और इसमें क्या था? आप जानते हो कि नोवाक जोकोविच ये कहाँ के हैं? ये सर्बिया के हैं। और स्टेफेनास सित्सिपास ये ग्रीस के हैं। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए रहा। तो कुल मिला के 40 प्रश्न पूछे गए थे इस परीक्षा में और ये 40 जो जीएस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं।
इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो आपको बना दिया है, यानी कि ये जो 40 प्रश्न जीएस के थे इसको हमने डिस्कस कर लिया है। अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। लाइक अगर आप पेट की तैयारी कर रहे हो या फिर पीसीएस तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी परीक्षा आप दे रहे हो, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा था कि कुल मिला के अब तक 11 ग्रैंड प्रिक्स हो गए हैं, तो आइए उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि ये जो 11 ग्रैंड प्रिक्स थे वो कौन कौन से हुए थे। सबसे पहले बात करते हैं बहरीन ग्रैंड प्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स इसको किसने जीता था? लुइस हैमिल्टन ने जीता था। इसके बाद एक और हुआ था इमैलियन रोमागना ग्रैंड प्रिक्स, इसको जीता था किसने? मैक्स वर्स्टेपन ने। फिर पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स हुआ, पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स, ये किसने जीता था? लुइस हैमिल्टन ने। फिर हुआ था एक स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, जिसको जीता था किसने? लुइस हैमिल्टन ने। फिर हुआ था अजरबैजान वाला जो मैंने आपको बताया था, तो अजरबैजान को जीता था किसने? सर्जियो पेरेज ने जीता, ठीक है। इसके बाद हुआ था फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जिसको जीता था किसने? मैक्स वर्स्टेपन ने। और फिर स्टारियन ग्रैंड प्रिक्स हुआ था, स्टारियन ग्रैंड प्रिक्स, तो इसको किसने जीता था? मैक्स वर्स्टेपन ने जीता। एक हुआ था ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021, जिसको जीता था किसने? इसको भी जीता था मैक्स वर्स्टेपन ने। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स अभी कुछ दिन पहले हुआ था, उस दिन पहले हुआ था ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, जिसको जीता था किसने? लुइस हैमिल्टन ने जीता था। और अब हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स हुआ है, जिसको किसने जीता है? स्टीफन ओकान ने। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि अजरबैजान को जीता था किसने? सर्जियो पेरेज ने, और हंगेरियन वाला जीत लिया है स्टीफन ओकान ने। बाकी के जो ग्रैंड प्रिक्स हैं वो किसने जीते हैं? लुइस हैमिल्टन या फिर मैक्स वर्स्टेपन ने। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखो जब मैं इसकी फाइनल पीडीएफ बनाऊंगा तो उसमें मैं सारे नाम डाल दूंगा, तो आपको रिवीजन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, डिजिटल पेमेंट भुगतान प्लेटफॉर्म ई रूपी को किसने लॉन्च किया है? अब देखो जो ई रूपी लॉन्च किया गया है ये बहुत ही अच्छी स्कीम आप मान सकते हो। अभी तक जो भ्रष्टाचार होता रहा है कि पैसा किसी मद में जारी होता है और उसका इस्तेमाल कोई अन्य मद में भी कर लेता है, तो लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। ई रूपी नामक जो ये सेवा शुरू की गई है, भुगतान प्लेटफॉर्म जो शुरू किया गया है, इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। और इसकी खासियत क्या है ये आपको जरूर जानना चाहिए। देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार 2 अगस्त को डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म ई रूपी को लॉन्च किया है, और इस प्लेटफॉर्म को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान शुरू किया गया, जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि आजकल देश डिजिटल ट्रांजैक्शन को एक नया आयाम दे रहा है। ई रूपी से यह प्रक्रिया और आगे बढ़ेगी। ई रूपी इलेक्ट्रॉनिक वाउचर है जो अभ्यर्थियों को, यानी जो लाभार्थी हैं उनको एसएमएस या क्यूआर कोड के रूप में प्राप्त होगा, और इसे क्रेडिट या डेबिट कार्ड, मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के ही खास सेंटर्स पर रिडीम कराया जा सकेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा कि यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पारदर्शी और आसान तरीके से लेन देन संभव होगा। बता दें कि यूपीआई के जरिए सरकार ही नहीं बल्कि कोई भी अन्य सामान्य संस्था या संगठन भी लाभार्थी के इलाज, पढ़ाई या अन्य किसी काम के लिए मदद कर सकता है। इसके लिए लाभार्थी को कैश के बजाय ई रूपी दे सकते हैं। ई रूपी यह सुनिश्चित करेगा कि लाभार्थी को मिला वाउचर यानी कि डिजिटल धन केवल उसी काम में लगे जिसके लिए वो वाउचर दिया गया। उदाहरण देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यदि सरकार द्वारा किताबों के लिए पैसा भेजा गया है तो ई रूपी सुनिश्चित करेगा कि किताबें ही खरीदी जाएं। यूनिफॉर्म पे भेजे गए पैसे को जो है यूनिफॉर्म के लिए ही उपयोग किया जा सकेगा, यानी कि जिस काम के लिए, जिस मद के लिए पैसा रिलीज होगा उसी मद में वो प्रयोग में लाया जा सकेगा। ई रूपी प्लेटफॉर्म को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने मिलकर लॉन्च किया है। इस सिस्टम को एनपीसीआई ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया है और सभी बैंक इसे जारी करेंगे। इसके तहत कोई भी कारपोरेट या सरकारी एजेंसी लाभार्थी या खास उद्देश्य के साथ भुगतान करेंगे। लाभार्थी की पहचान मोबाइल नंबर के जरिए होगी और सर्विस प्रोवाइडर को वाउचर जनरेट करने के लिए बैंक से संपर्क करना होगा। बैंक सेवा प्रदाता को वाउचर आवंटित करेगा, जिसके बाद उस वाउचर को लाभार्थी को जारी किया जाएगा। जैसा कि हमने बताया कि लाभार्थी केवल उसी काम के लिए ये इस वाउचर का इस्तेमाल कर सकेंगे जिसके लिए वाउचर जारी होगा। तो ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, मैं तो इसका समर्थन करता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ लाई गई। जो वर्तमान में डिजिटलाइजेशन चल रहा है उसका एक सही उपयोग होगा। ये बताओ कि मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया?
तो ये मनाया गया था कब? 1 अगस्त को। क्यों मनाया गया? आपको याद होगा कि 1 अगस्त 2019 को मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के लिए 3 तलाक पर एक कानून पारित किया गया था और अब उसके 2 वर्ष पूरे हुए हैं। तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस उसी के याद में, उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 1 अगस्त को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने 3 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड-19 टीके को लॉन्च किया है? तो यह देश है संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसका नाम क्या है? तो ये जो वैक्सीन जारी की गई है इसका नाम है सिनोफार्मा। ठीक है। हाल ही में इसका लगभग 60,000 लोगों पर पाकिस्तान, पेरू, मोरक्को, अर्जेंटीना, मिस्र, बहरीन आदि देशों में इसको जो है ट्राई भी किया गया है, लगाया भी गया है। उसके बाद अब इसे ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है आम जनता के लिए। तो कहाँ पर लॉन्च हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात में लॉन्च हुआ है। ये बताओ कि विश्व स्तनपान सप्ताह ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया अभी हाल ही में अगस्त के पहले सप्ताह में। कब से कब तक? 1 से लेकर 7 अगस्त तक इसे मनाया जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। विश्व स्तनपान सप्ताह यानी कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, इसको कहेंगे WBW, हर साल अगस्त के पहले सप्ताह में माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 से 7 अगस्त के बीच में मनाया जाता है। याद रखना कि विश्व स्तनपान सप्ताह 2021 की थीम क्या है? स्तनपान की रक्षा करें, एक साझा जिम्मेदारी, मतलब प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग ए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वार्षिक सप्ताह का आयोजन 1991 से WABA, WHO और यूनिसेफ के द्वारा किया जाता है। तो विश्व स्तनपान गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये पिनांग में है, जो कि मलेशिया में स्थित है। वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग के संस्थापक माने जाते हैं अनवर फजल। और वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग की स्थापना कब हुई थी? 14 फरवरी 1991 में। आगे बढ़ते हैं। अगस्त महीने के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC का अध्यक्ष पद संभाल लिया है? तो ये है हमारा प्यारा भारत। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो भारत जो है हालांकि UNSC का अस्थायी सदस्य है और प्रत्येक महीने के लिए UNSC के किसी एक सदस्य को अध्यक्षता की जो जिम्मेदारी होती है वो दी जाती है। याद रखना कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ये संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका उत्तरदायित्व है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। परिषद को अनिवार्य निर्णयों को घोषित करने का अधिकार भी है। ऐसे किसी निर्णय को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव कहा जाता है। इसे विश्व का सिपाही भी कहते हैं क्योंकि वैश्विक शांति और सुरक्षा का उत्तरदायित्व ये UNSC के पास ही होता है। सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल में कुल मिला के 15 सदस्य हैं। इसमें 5 अस्थायी होते हैं, 10 अस्थायी। और जो 10 अस्थायी होते हैं उनका सिलेक्शन जो होता है वो 2 वर्ष के लिए होता है। तो 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? ये तो चाइना है, फ्रांस है, रूस, ब्रिटेन और USA। इन 5 देशों को कार्यविधि मामलों में तो नहीं पर विधिवत मामलों में प्रतिषेध शक्ति यानी कि वीटो पावर प्राप्त होता है। और बाकी के 10 सदस्य क्षेत्रीय के आधार पर 2 साल की अवधि के लिए सामान्य सभा द्वारा चुने जाते हैं। सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष हर महीने वर्णमाला के क्रम के अनुसार बदलता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक तो आपका हो गया सुरक्षा परिषद, दूसरा हो गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद और न्यायसीता परिषद। तो ये 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न हमने किए हैं, आइए अब उसका एक संक्षेप में रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि हाल ही में लॉन्च किए गए दुनिया के पहले वाणिज्यिक उपग्रह का नाम क्या है? तो ये है यूटेलसेट क्वांटम। और हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीत लिया है स्टेबन ओकान ने, जो कि फ्रांस के हैं। डिजिटल पेमेंट भुगतान प्लेटफॉर्म ई-रूपी को लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस अभी हाल ही में 1 अगस्त को मनाया गया। हाल ही में किस देश ने 3 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड-19 टीके को लॉन्च किया है? तो ये देश है UAE, संयुक्त अरब अमीरात। विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया अगस्त के पहले सप्ताह में। और अगस्त महीने के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का अध्यक्ष पद संभाला है? तो ये है भारत। तो ये है आज की वीडियो का कंप्लीट रिवीजन। और अब बात करते हैं क्विज नंबर 211 की। प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि सैंडी स्टार्म यह किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि संदीप पाटिल। और फ्रेंड्स, अब है बारी आज के क्विज की। ये बताओ कि ई संवाद पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? खेल मंत्रालय, कानून मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय? तो आपके उत्तर की रहेगी हमें प्रतीक्षा। और आपको बता दें कि
टेलीग्राम चैनल पर आपको लेक्चर की PDF मिल जाएगी और पूरे 8 महीने का जो करंट अफेयर है इसको डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अधिक जानकारी के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें या फिर studyvidgyan@outlook.com पर हमें आप ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद। हाँ, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिए।